हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदर्श वाजपेयी आज आपको नया चैप्टर फेडरलिज्म बताता हूं। इसके पहले जो हम लोगों ने सिविक्स में चैप्टर पढ़ा था वो था पावर शेयरिंग। वहाँ पर हमने देखा कि कैसे पावर को शेयर किया जाता है और अगर पावर को शेयर नहीं करते किसी भी कंट्री में तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर है फेडरलिज्म। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो ये चैप्टर पावर शेयरिंग से बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा था, पावर को कैसे शेयर किया जाता है। और फेडरलिज्म की भी मीनिंग है कि पावर को क्या कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। फेडरलिज्म की डिफिनीशन को हम बोल सकते हैं, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के दो टायर्स पे क्या कर दिया जाए, फेडरलिज्म को डिफाइन किया जाए। फेडरलिज्म इसी को बोला जाता है कि पावर को क्या कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। फेडरलिज्म की डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए, अगर हम बात करें फेडरलिज्म की, हमने बोला ये क्या है, ये सेंट्रल है, ठीक है, ये सेंट्रल है। इस तरीके से यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये स्टेट है और ये लोकल है। जो सेंटर के पास पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को क्या कर दे, पावर को डिवाइड कर दे। या हम बोल सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर को दो अलग अलग पार्टों में, दो अपने निचले हिस्सों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, फेडरलिज्म। आप फाइनली समझ सकते हैं कि फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म हम तब बोल सकते हैं कि जब पावर किसी एक के हाथ में ना हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके बाद लोकल स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। पावर का डिवीजन होना चाहिए, जो भी उसके नीचे के बाद के लेवल है उसे हम क्या बोल सकते हैं, फेडरलिज्म बोल सकते हैं। उसे हम क्या बोल सकते हैं, फेडरलिज्म बोल सकते हैं। देखिए, फेडरलिज्म की मीनिंग यही होगी। दूसरा आता है यूनिटरी। दूसरा क्या है, यूनिटरी। अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बस आप एक टर्म समझ लीजिए, यूनिटरी। क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जाता है फेडरल वर्सेज यूनिटरी या फेडरलिज्म वर्सेज यूनिटरी। अब देखिए, यूनिटरी क्या है। फेडरलिज्म का मतलब है कि पावर को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पावर को क्या कर दिया, एक तरीके से शेयर कर दिया। लेकिन यूनिटरी तब बोलते हैं जब पावर को शेयर ना किया जाए, पूरी पावर एक ही लोगों के हाथ में हो। क्या आप, अगर हम आपसे बोलें एग्जाम्पल, बेल्जियम और श्रीलंका की अगर बात करें तो बेल्जियम में क्या था, फेडरल सिस्टम, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वहां पर फेडरलिज्म था। क्यों? क्योंकि वहां पर पावर को शेयर कर दिया गया था। अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे जो भी कम्युनिटी थी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके चेंज कर दिया गया था। हम बोल सकते हैं कि बेल्जियम में क्या था, फेडरल सिस्टम था, फेडरलिज्म था। लेकिन श्रीलंका को हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी था। क्यों यूनिटरी था? क्योंकि वहां पर सारी पावर एक ही कम्युनिटी के पास थी, वहां पर पावर को शेयर नहीं किया गया था। इसलिए कभी भी अगर डिफरेंस में क्वेश्चन आए कि फेडरल वर्सेज यूनिटरी या फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस है, तो आप बता दीजिए कि फेडरल तब हम बोलते हैं जब पावर को शेयर किया जाए, लेकिन यूनिटरी तब हम बोलते हैं जब पावर को शेयर ना किया जाए। जैसे यूनिटरी का एक एग्जांपल क्या है, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में पावर को नहीं शेयर किया गया था, पूरी पावर एक ही कम्युनिटी के पास थी। ठीक है, पावर शेयरिंग से चैप्टर रिलेटेड है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर आपने फेडरलिज्म की डिफिनेशन समझ ली है कि फेडरलिज्म क्या होता है, तो उसके बाद फीचर्स आते हैं। जब आप किसी भी नई चीज को जानते हैं, नई चीज आपको कुछ भी पता चलती है, जैसे आपको पता चला मार्केट में कोई नया फोन आया है, आपसे किसी ने बताया कि भाई वो फोन आया है, तो आप पूछेंगे कि उसमें क्या क्या फीचर हैं। फीचर्स का मतलब विशेषताएं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं फेडरलिज्म। जिन लोगों को हिंदी में है संघवाद इसे बोल सकते हैं, ठीक है, संघवाद की विशेषताएं। अब देखिए फेडरलिज्म के क्या फीचर हैं। हमने जैसे फोन का एग्जांपल दिया, किसी ने नया फोन लिया तो आप पूछेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर है, तो बताएगा इसमें ये कैमरा है, इसमें इस तरीके से वो फीचर बताएगा। अगर किसी कंट्री में फेडरलिज्म है, अगर बोला जाता कि इंडिया में एक फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी फीचर्स हैं, फेडरलिज्म की क्या क्या फीचर्स होती हैं। अगर कोई कंट्री बोल रही कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है तो उसके पास ये फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले दिया गया है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट सिर्फ एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक लेवल पे होनी चाहिए। जैसे आपको पता है ये फीचर्स इंडिया में है, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि जो पावर है उसे कैसे डिवाइड किया गया है, सेंट्रल के पास भी है, लोकल गवर्नमेंट की बात है, इन दोनों के बिटवीन बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के भी पास है। पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से अधिक प्रकार से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए पावर। पावर का क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। ये क्या है, ये फेडरलिज्म की एक डिफिनीशन है। देख लीजिए, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल पे होनी चाहिए। लेवल क्या है,
लेवल की मीनिंग यही 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से दिया गया है। आपको यहाँ पर अगर जाना है, जैसे गेम होता है तो आप बोलेंगे कि मैंने पहला लेवल क्रॉस कर लिया लेकिन मैं दूसरा नहीं क्रॉस कर पा रहा हूँ, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यही क्या है, पावर इसी तरीके से डिवाइड होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, देन हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो फेडरलिज्म के फीचर्स में अगर हम बात करें तो आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। इसकी क्या मीनिंग है, बोला गया डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो अलग अलग लेवल है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है। इसकी मीनिंग ये हुई, जैसे हमने आपसे बोला आप कहाँ पर रहते हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं रायबरेली में रहता हूँ, ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो कि मैं इंडिया में रहता हूं। तो देखिए जब आप बोलते हैं कि मैं इंडिया में रहता हूं तब आप सेंट्रल के व्यू से बोल रहे हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं कि मैं रायबरेली में रहता हूं तो आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट को बता रहे हैं। अब जैसे अगर रूल की बात करें, कोई नया रूल बनाया गया कि ये रूल पूरे इंडिया में है, ठीक है, पूरे इंडिया में इस रूल को फॉलो करना होगा, कोई नया रूल बनाया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो वो रूल आपको भी फॉलो करना होगा। क्यों? क्योंकि आप इंडिया के भी एक पार्ट हो। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि मैं रायबरेली में रहता हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं, एग्जाम्पल, अगर आप रायबरेली या लखनऊ में रहते हैं और कोई रूल स्टेट के द्वारा बनाया गया तो वो भी आपको फॉलो करना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो कंट्री में हूं, मैं इस स्टेट में नहीं हूं। यहां पर वही बात बोली गई है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। जैसे हमने बोला कोई ये सिटीजन है, ठीक है, ये क्या है, एक सिटीजन है जो प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे बोला जाता था, वहां पर रहता है। तो अगर कोई रूल उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया तो ये उसे भी फॉलो करेगा, और कोई रूल अगर इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया है तो ये उसे भी फॉलो करेगा। तो ये मीनिंग ये हुई है ये गवर्नमेंट ही, लेकिन ये गवर्नमेंट के अलग अलग रूल क्या करेंगे, इसे गवर्न करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, फेडरलिज्म की हम बोल सकते हैं ये भी क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। थर्ड बताया गया द जुरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी एंड एक्सिस्टेंस ऑफ ईच टायर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। देखिए ये जो पॉइंट आपको बताया गया है यहाँ पर ये कि जो भी पावर का डिवीजन किया गया है वैसे ही नहीं कि बोल दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। उसे क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनली क्या किया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बताया गया है कि आपके पास कितनी पावर है, पावर का डिवीजन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, लोकल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है। कोई भी स्टेट उसी पावर को यूज कर सकता है जितना उसे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जो पावर उसे दी गई उसी पावर को वो यूज कर सकता है। ये भी क्या है, एक फीचर है फेडरलिज्म का। ये नहीं कि जो आपके पास पावर नहीं आप उसे यूज कर सकते हो, जो आपसे पावर आपको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में आप उसी पावर को सिर्फ यूज कर सकते हो। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कभी ऐसी बात हुई कि कोई भी स्टेट ये नहीं मानता, कोई अलग रूल बनाने की कोशिश करता है जो उसके पास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पावर उसके पास नहीं है वो उसे यूज करने की कोशिश करता है कंट्री के लेवल पे, तब हम बोल सकते हैं कि कोर्ट के पास ये राइट है, ठीक है, कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट को याद दिलाएगा कि नहीं आपके पास ये पावर नहीं है, आप इसे नहीं यूज कर सकते हो। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वो इस बात को बताएगा कि आपके पास कौन सी पावर है, आप किस पावर को यूज कर सकते हो। ये पावर किसके पास है, कोर्ट के पास। क्यों? क्योंकि आप समझिए जैसे हमने आपको बताया यहां पर दिख रहा है सर, सेंट्रल और स्टेट की बात करी, ठीक है, कभी इन दोनों के बिटवीन में डिस्प्यूट, इन दोनों के बिटवीन में लड़ाइयाँ होने लगी कि नहीं ये मेरी पावर है, ये मेरी पावर है, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये दोनों खुद को सही मानेंगे। ये कहेगा नहीं मेरी पावर है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ये कहेगा नहीं। इन दोनों के बिटवीन में कभी भी इस तरीके की अगर कोई बात होती है तो वो कोर्ट के पास राइट है कि कोर्ट क्या करेगा, बताएगा कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। के किसी भी तरीके के, वही पॉइंट होगा कि अगर डिस्प्यूट किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें क्या करेगा, जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, उसको बता सकता है कि नहीं कौन गलत है कौन सही है। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल प्रोविजनल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज अल्टीमेटली बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इस पॉइंट को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फेडरलिज्म कि अगर हम बात करें तो डिफिनीशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फेडरलिज्म और यूनिटरी में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे। 1, 2, 3 या 5 मार्क्स तक फीचर्स पूछे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने इतने फीचर्स आपको बता दिए, लगभग 7, 8 कि अगर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे लिख लेंगे। देखिए एक नया रूल भी है कि कोई भी अगर रूल पहले से बना हुआ है या कोई नया रूल बनाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो आप उसे अल्टीमेटली अचानक नहीं बना सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, इसे आप इतनी जल्दी से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब पावर को शेयर किया गया तब ये भी बात बता दी गई कि कोई नया रूल है तो आप उसे इतनी आसानी से नहीं बना सकते, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को एक साथ होना होगा। द फंडामेंटल प्रोविजनल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज अल्टीमेटली। ठीक है, कि जो भी फंडामेंटल प्रोविजनल है, जो भी पहले से संविधान में लिखे गए हैं, उन्हें आप इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हो। आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या राइट है? उसके लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को एक करना होगा। जैसे हाल ही में आपने पढ़ा 370 आर्टिकल को खत्म किया गया, तो इसी तरीके से कुछ खत्म किया गया है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा, देखिए बोला गया द फंडामेंटल प्रोविजनल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज अल्टीमेटली बाय 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 1 लेवल का क्या मतलब? जैसे हमने बताया एक लेवल क्या है? सेंट्रल है, दूसरा क्या है? स्टेट है, और तीसरा लेवल क्या है? लोकल है। तो कोई एक लेवल नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें क्या करना होगा? सभी को एक साथ रहना होगा। ये सारे फीचर्स फिर से आप समझ लीजिए, मैं ये नहीं बोलता कि ये फीचर्स इंडिया में हैं, ये फीचर्स उस कंट्री में होंगे जिस कंट्री में फेडरलिज्म होगा। जिस कंट्री में यूनिटरी होगा वहां पर होंगे ही नहीं। जिस कंट्री में सारी पावर किसी एक के हाथ में होगी वहां पर फेडरलिज्म होगा ही नहीं। वो फेडरलिज्म नहीं होगा तो उसकी विशेषताएं होंगी नहीं होंगी। संघवाद वहां पर नहीं होगा। संघवाद का मतलब पूरा एक ग्रुप हो और सबके पास क्या हो? पावर हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए लास्ट बताया गया सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू द इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड गवर्नमेंट के पॉइंट होंगे वो स्टेट के ही होंगे। ठीक है, स्टेट के अलग और क्या बोल सकते हैं हम, सेंट्रल के अलग होंगे। और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में या हम बोल सकते हैं बताया गया है कि कभी भी अगर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की जिस तरीके से पावर को डिवाइड किया गया है, इनको रेवेन्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें क्या करेगा? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फेडरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या मीनिंग है फेडरलिज्म की। ठीक है, अगर फेडरलिज्म होता है तो इससे क्या प्रॉफिट है हम लोगों का, फेडरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ अ कंट्री। अगर किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म होगा तो क्या करेगा? कंट्री को सेफ रखेगा और उस कंट्री को क्या करेगा? और भी प्रमोट करेगा और एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल। ठीक है, इस तरीके के रीजनल जो भी होंगे उनमें चेंज होते रहे। टू सेफ गार्ड प्रमोट एंड यूनिटी ऑफ अ कंट्री। कंट्री को क्या करेगा? सेफ रखेगा और उसमें क्या करेगा? प्रमोट करता रहेगा कंट्री को। देखिए ये अभी तक हमने क्या पढ़ा? फीचर्स पढ़े। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब इसी वीडियो में अभी हम देखते हैं आगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हम देख चुके हैं। अब देखेंगे कि फेडरलिज्म किस तरीके से होता है, फेडरेशन जो होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं सेकंड, जो कि सेकंड यूनिट है चैप्टर की। देखिए चैप्टर को इसी तरीके से डिवाइड ही कराया गया है। सबसे पहले आपसे बोला गया है कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, जो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। सेकंड हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। थर्ड हम लोगों को पढ़ना है हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड। और फोर्थ हम लोगों को होगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो 2 तरीके से फेडरलिज्म सिस्टम होता है। फेडरलिज्म आप समझ चुके हैं पावर का डिवीज़न, लेकिन वो भी 2 तरीके से किया जाता है। पहला आपका होता है कमिंग टुगेदर और दूसरा क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या करते हैं? पावर को डिवाइड करते हैं सेंट्रल और स्टेट के ही बिटवीन, और होल्डिंग में भी पावर को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। लेकिन दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। कमिंग टुगेदर हम बोल सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कंट्री कमिंग मतलब आकर क्या करती है? बड़ी यूनिट को फॉर्म करती हैं। तो ऐसे फेडरलिज्म सिस्टम को, ऐसे फेडरल सिस्टम को जब इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर है। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे क्या है? कुछ स्टेट हैं जिन्होंने फॉर्म होकर एक बिगर यूनिट बना दी। इसीलिए इस यूनिट का नाम आप जानते होंगे यूएसए।
ठीक है, इसका नाम क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब बहुत सारे आपस में ऐड हुई हैं छोटी छोटी यूनिट, और उन्होंने क्या कर दिया, एक बड़ी बिगर यूनिट का निर्माण किया है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म सिस्टम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके का जब भी पावर डिवीजन होता है तो जो पावर होती है, इक्वल पावर होती है जो भी स्टेट हैं, ठीक है। देखिए अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमने जैसे बोल दिया 6 छोटे छोटे स्टेट थे, उन्होंने फॉर्म करके कोई बड़ी बिगर यूनिट बना दी जिसे हम कंट्री बोल रहे हैं। तो उन सभी पार्टों को जिन्होंने एक बिगर यूनिट बनाई है, सबके पास पावर क्या होगी, इक्वल होगी। उन सबकी पावर क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें, इसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग बात करें होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की, क्या बात करें अगर हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की बात करें। देखिए कमिंग टुगेदर में आपको पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक बिगर यूनिट बनाते हैं। स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रांग इन द फेडरेशन, और वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं जब एक साथ मिलकर बना लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और क्या है, स्विट्जरलैंड है, ये कंट्री हैं, ठीक है। ये सब किस में आती है, कमिंग टुगेदर में आती हैं। इसके अपोजिट अगर हम बात करें होल्डिंग टुगेदर में, तो देखिए लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। अगर कोई कंट्री है जिसने क्या किया, वो छोटे छोटे पार्टों में अपने स्टेट को बनाकर उसमें पावर को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ये सभी, इन सबको अगर हम स्टेट बोलें, ठीक है, तो ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। जब एक बिगर यूनिट छोटे छोटे यूनिटों को क्या करती है, पावर डिवाइड करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग बोलते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी यूनिट फॉर्म करके एक बिगर यूनिट का निर्माण करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर बोलते हैं। यहाँ पर जो भी स्टेट है उनकी पावर इक्वल होगी, लेकिन इस तरीके से ऐसा नहीं होगा, पावर इक्वल नहीं होगी। जैसे कि आप इंडिया में देख सकते हैं, नागालैंड हो गया, जम्मू कश्मीर तो अब हट ही गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी क्या है, होल्डिंग टुगेदर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास कोई एक्स्ट्रा पावर है, ठीक है। नागालैंड वगैरह में भी कुछ एक्स्ट्रा पावर है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास क्या होगी, ज़्यादा पावर होगी। क्यों, क्योंकि वही क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इस तरीके से कमिंग टुगेदर और होल्डिंग आपने पढ़ लिया। ये याद रखना है कि इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। अब देखिए व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, ठीक है। इंडिया को क्यों फेडरल कंट्री माना जाता है, और इंडिया को क्या है जो फेडरल कंट्री बना देते हैं। आप ये कैसे प्रूव करोगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो आप इसके पहले पता करिए कि हमने फेडरल की डिफिनीशन क्या बताई। फेडरलिज्म है क्या, जब पावर को 2 या 2 से अधिक लेवल पे डिवाइड कर दिया जाता है, तब वो फेडरल कंट्री का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इंडिया में पावर को क्या किया गया है, अलग अलग लेवल पे, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया गया है लेवल पे, ठीक है। पहला क्या है, पहले सबसे पहले सेंट्रल है, देन स्टेट है, देन लोकल गवर्नमेंट है। अब देखिए यहाँ पर सबके अलग अलग वर्क होते हैं, ठीक है। सबको अलग अलग वर्क दिया गया है कि आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है। जैसे हम बात करें तो यूनियन लिस्ट बनाई गई है, स्टेट लिस्ट बनाई गई है, कंकरेंट लिस्ट बनाई गई है, और लास्ट रेजिडरी लिस्ट बनाई गई है। देखिए जो भी डिफेंस है, जो भी फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग से रिलेटेड है, इस तरफ देखिएगा ध्यान, यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, जो भी डिफेंस से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग है, करेंसी है, ये सब किस में आता है, यूनियन में, ठीक है। जैसे अगर आपको फॉरेन जाना है, तब आपको स्टेट की परमिशन से आप फॉरेन नहीं जा सकते हो, आपको यूनियन से, जो आपका संगठन है, आपको अपनी कंट्री से परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर आप किसी भी टाइप का क्राइम करते हो, तब आप वेट ये नहीं करेंगे कि सेंट्रल से कोई फोर्स पुलिस आएगी। जो आपकी स्टेट की पुलिस है, आप स्टेट में ट्रेड कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, कॉमर्स से रिलेटेड, इन सबको स्टेट में बताया गया है। अगर हम कंकरेंट की बात करें तो ये स्टेट और यूनियन से थोड़ा अलग होते हैं। जैसे जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम है, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, और मैरिज, ये सब कंकरेंट है, ठीक है, कंकरेंट की लिस्ट में आते हैं। इन सब के अलावा जो भी बचे हुए पार्ट हो गए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी की बात करें, वो रेजिडरी लिस्ट में आता है। तो देखिए इस तरीके से क्या किया गया, डिवीजन किए गए हैं। अभी 4 टॉपिक्स में क्या किया गया था, चैप्टर को डिवाइड किया गया है। जो पहला आपका है वो है व्हाट इज फेडरलिज्म, सेकंड है व्हाट मेक्स इंडिया है फेडरल कंट्री, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस, और फोर्थ होगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर
चलेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। अभी इस वीडियो में थोड़ा कुछ और देखते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर था फेडरलिज्म में। इसके बाद कुछ लेक्चर हम लोग और देखेंगे। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर किसी भी टाइप का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में बोल दीजिए। पावर शेयरिंग आपने पढ़ लिया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास।